अनसुलझी गुत्थी। दिसंबर की एक सांझ, 6 बज चुके थे। मैं शॉल स्वेटर ओढ़कर बाहर चलने को तैयार हो ही रहा था कि दरवाजे की सांकल बजी। जाकर दरवाजा खोला, सुखद आश्चर्य का झटका लगा। सामने मनोहर बाबू खड़े थे। आप इस वक्त? क्या हुआ? मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? उनके चेहरे पर उदासी पसर गई। अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। बस आपको एकाएक देखकर मालिक से हिसाब करने आया था। सोचा तुमसे भी मिल लूं। बढ़िया किए। आप तो लगभग मुझे भूल ही चुके थे। भूला कहाँ था भाई? 8 महीने तो हो गए मुझे कलकत्ता छोड़े हुए। और तुम भी गांव कहाँ आते हो? छुट्टी कहाँ मिलती है बाबू जो गांव जाऊं। वैसे कल सुबह की ट्रेन है मेरी। कल ही निकलोगे? हाँ, कल से ठंड की छुट्टियां हो रही हैं 10 दिनों की। वैसे हिसाब हो गया आपका? हाँ, हो गया। मालिक ने पाए जोड़कर सब दे दिया। पर आपको अभी काम नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ दिन और कर लेते तो क्या हर्ज था? बहुत दिन नौकरी की, क्या हासिल हुआ? एक ढेला तो बचाकर नहीं रख पाया। फिर सोचा क्या फायदा इसका? जन्म भर ना परिवार का सुख और ना ही पैसे का। वैसे कल सुबह मैं भी गांव चल रहा हूँ कलकत्ता मेल से। वाह, फिर तो हम साथ चलेंगे। रात को हमने इकट्ठे खाना खाया। मनोहर बाबू तो जल्द ही गहरी नींद में चले गए, पर मुझे सामान भी पैक करना था। घर से आज शाम ही आई हुई चिट्ठी मेज पर पड़ी थी, जिसे पढ़ने का समय नहीं मिला था। मनोहर बाबू मेरे गांव के ही थे। कलकत्ते में मुझसे पहले से ही रहते थे। मैं जहाँ स्कूल टीचर था, वहीं वो एक जूट मिल में क्लर्क थे। गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार था उनका। आमतौर पर जहाँ लोगों के पारिवारिक विवाद सुनने को मिलते रहते थे, वहीं उनके परिवार के लोग मिसाल देते थे। मनोहर बाबू थे भी बड़े खिलंदर स्वभाव के, हरदम हंसने हंसाने वाले। अब पता नहीं ये मेरे मन का वहम था या फिर उनकी अभिनय कुशलता, कभी उन्हें ठीक से पढ़ नहीं पाया। जब वो गंभीर होते, उनके चेहरे पर ऐसे रहस्यमय भाव आते जो उनके स्वभाव से मेल नहीं खाते थे। उनकी आंखों के भाव इतने गहरे होते कि कभी उन पर अनायास दया आती तो कभी मन को गहरी सोच में धकेल देती। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व बड़ा अजीब सा था। करीब साल भर पहले उन्होंने एकाएक काम छोड़ दिया और घर जाकर खेती बाड़ी करने लगे। जब तक कलकत्ते में थे, महीने में एक आध बार उनसे मुलाकात हो ही जाती थी, पर अब मैंने एक बार उनका चेहरा ध्यान से देखा। गहरी नींद में ऐसे सोए थे मालूम कोई चिंता ही ना हो, जबकि उनके बेटे बेटी अभी कुंवारे थे और पढ़ रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोने से पहले घर से आई हुई चिट्ठी पढ़ने के लिए लिफाफा खोला। जब सुबह घर ही चलना है तो चिट्ठी क्या पढ़नी, सो जाओ। एकाएक मैं चौंक गया। अचानक से मनोहर बाबू बैग पर उठ बैठे थे और मुझे ही घूर रहे थे। ये तो है, फिर भी पढ़ लेता हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर उन्होंने फिर से चादर तान ली। अभी मैंने चिट्ठी खोलकर पहली ही पंक्ति पढ़ी थी कि एक झटके से बत्ती गुल हो गई। बाहर मोहल्ले में रोशनी का एक तेज धमाका और जोरदार आवाज हुई थी। संभवतः ट्रांसफार्मर का फ्यूज जुड़ गया था। अब तो सो जाओ, मनोहर बाबू ने लेटे लेटे ही कहा। मैंने भी चिट्ठी पढ़ने का ख्याल मन से निकाल दिया और चौकी पर उनके बगल में लेट गया। अगली सुबह 7 बजे, लगभग 2 घंटे देर से कलकत्ता मेल आई।
दिन भर का समय लगभग खामोशी में ही बीता। आमतौर पर हमेशा बोलने वाले मनोहर बाबू ज्यादातर समय खिड़की से बाहर चुपचाप जाने क्या निहारते जा रहे थे। कभी कभार मुझसे नजरें मिलती भी तो चुरा लेते, जाने उन मौन आंखों में कैसी दैन्यता पसरी हुई थी। क्या बात है मनोहर बाबू, आज बड़े चुप से हैं, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, बस जी थोड़ा उदास है। क्यों? ये आखिरी फेरा है ना, इतने बरस रहा इस शहर में, अब पता नहीं। घर जाने का फैसला भी तो आपका ही था ना? उन्होंने जवाब नहीं दिया। दिन भर बस इसी तरह इक्का दुक्का बातें होती रही। थोड़ी देर बाद मुझे हल्की सी झपकी आ गई। आंख तक खुली जब किसी ने मेरे कंधे को हल्का सा थपथपाया। वो बगल की सीट वाली एक महिला थी। क्या बात है? मैंने पूछा। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। फिर महिला ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी निगाहें मुझे घूरते हुए अजीब सी हो चली थी। मैंने बगल में बैठे मनोहर बाबू की ओर देखा। उनके होठों पर रहस्यमय चुप्पी थी। जिस कलकत्ता मेल को शाम 5 बजे राजनगर स्टेशन पहुंचना था, वो कोहरे की वजह से लेट हुई और रात 8 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंची। मेरा मन अनमयस्क हो चला, जबकि मनोहर बाबू के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। अब तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा गांव जाने को। मैंने कहा, बाहर चलकर देखते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। मनोहर बाबू ने कहा, राजनगर कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था। इक्का दुक्का टेम्पो जो इस आखिरी ट्रेन के इंतजार में खड़े रहते थे, संभवतः जाड़े की वजह से वो भी पहले ही जा चुके थे या फिर कोई सवारी हमसे पहले ही बुक कराकर ले गई थी। अब क्या करेंगे? मैंने कहा, पैदल चलने की हिम्मत है? क्या बोल रहे हैं मनोहर बाबू? जाड़े की इस सर्द रात में 15 किलोमीटर मरना है क्या? स्टेशन पर रहे तभी ठंड से बचना मुश्किल है। फिर क्या करें? मेरे ननिहाल चलोगे? मुश्किल से 4 किलोमीटर है यहाँ से, और कोई चारा भी क्या था। पौने घंटे चलकर रात गुजारने का छोड़ मिल जाए, इससे अच्छा क्या होगा। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे। सोचो, अगर मैं ना होता तो तुम अकेले क्या करते? क्या पता आपकी वजह से ही कलकत्ता मेल लेट हुई हो। पहली बार मनोहर बाबू खुलकर हंसे। तकरीबन आधे घंटे तेज चले हम। शॉर्टकट के लिए मेलों तो कब का छोड़ चुके थे। सामने दूर एक छोटी सी बस्ती दिखाई दे रही थी, जहाँ इक्का दुक्का रोशनियां टिमटिमा रही थी। वो रहा मेरा ननिहाल। बस थोड़ी देर और, बस जरा ये नाला पार कर लें। मनोहर बाबू अचानक थिचके। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जरा थोड़ी देर ठहरोगे? क्या बात है? बस जरा दीर्घता महसूस हो रही है। ठीक है, मैं तब तक पुलिया पर बैठ जाता हूँ। कहकर मैं नाले पर बनी छोटी सी पुलिया पर बैठ गया। मनोहर बाबू नीचे खाई में उतर गए। सर्द हवाएं साए करके चल रही थी। दूर दूर तक गंगा के कछार तक फैले हुए खेत सुनसान पड़े हुए थे। तभी नीचे पानी में हलचल हुई। मैंने समझा मनोहर बाबू हैं। मैं आगे बढ़ा। सामने एक आकृति सर पर फसलों का गट्ठर उठाए चली जा रही थी। उसके ठीक पीछे एक नारी आकृति भुनाती हुई चल रही थी। मनोहर बाबू, मैंने जोर से आवाज लगाई। पुरुष आकृति रुक गई। उसने
पीछे चली आ रही नारी आकृति को दपटना शुरू किया। थोड़ी दूर पर खड़ा मैं जब तक कुछ समझ पाता, नारी आकृति मेरी तरफ मुड़ने लगी। कौन है? मैंने धीमे स्वर में पूछा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। तू बता, तू कौन है? मैं क्या जवाब देता? नारी आकृति पल प्रतिपल मेरे नजदीक आती जा रही थी और बस कुछ ही क्षण बाद स्याह कपड़ों में लिपटी बड़ा सा झूला बांधे वो मेरे सामने खड़ी थी। अचानक नीचे खाई की तरफ कई लोगों का कोलाहल गूंजा। ऐसा लगा जैसे नाले के मुहाने से कई लोग गुजर रहे हों। अरे ऊपर आ जाओ रेसा, ये ही है। नारी आकृति ने जोरों से झरझराते स्वर में हाथ लगाई। मेरे रोए खड़े हो गए। सुनसान रात में ऐसी जगह पर यूं एकाएक कितने लोगों की आमद भयाक्रांत कर देने वाली थी। भागो! अचानक जाने कहां से मनोहर बाबू प्रकट हुए और मेरा हाथ पकड़कर बस्ती की ओर दौड़ने का इशारा किया। मैंने आप देखा ना था, बस भाग चला उनके साथ। थोड़ी ही देर बाद हम बस्ती में खड़े एक मकान के दरवाजे की सांकल खटखटा रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने एक वृद्ध खड़े थे। हमें देखकर चौंके। अरे तुम! मनोहर बाबू ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए। प्रणाम मामा जी। वृद्ध की आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे आओ रेसा, देखो मनोहर आया है। पल भर में ही सारा घर इकट्ठा हो गया। सबकी नजरों के केंद्र में मनोहर बाबू ही थे। क्यों रे मनोहर, अपने मामा को भी भूल गया? उस मामा को जो तुझे बचपन में दिन भर अपने कंधे पर लादे घूमते फिरते थे। मैं किसी को नहीं भूला हूँ मामा। नाना नानी के बाद आप लोग ही तो हो। भाग झूठे! इतना ही अपना समझता तो हमसे भी अपने दिल की बात ना बताता। मनोहर बाबू ने नजरें झुका ली। जा अंदर, तेरी भाभी बुला रही है। खाना खा ले। हम दोनों अंदर पहुँचे। रसोई में एक अधेड़ औरत आटा गूंथ रही थी। आओ बबुआ, सबको खिलाने के बाद भी तुम्हारे भाग्य से सब्जी बची हुई है। मैं रोटी सेक देती हूँ। मनोहर बाबू ने कहा कुछ नहीं, बस चुपचाप उन्हें घूरे जा रहे थे, मानो कुछ सोच रहे हो। भाभी तुम तो, हाँ बोलो, तुम तो बोलो ना, अटक क्यों रहे हो? क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने कभी कुछ कहा है जो आज कहोगे? भाभी तो बस मुंह से कहते हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, आपको कभी खुद से अलग नहीं माना। और कितना झूठ बोलोगे बबुआ। अगर दिल से मानते होते तो दिल की बातें नहीं कहते। मनोहर बाबू चुप लगा गए। और तब जब हम खाना खाकर सोने के लिए द्वार पर जा रहे थे, मनोहर बाबू एकाएक बेचैन नजर आने लगे। क्या हुआ पता नहीं, सोच रहा हूँ तुमसे कहूँ कि ना कहूँ। जाने क्यों मेरा मन सहम कर रह गया। अब बोलिए भी, मेरा विश्वास करोगे? क्यों नहीं? मेरी भाभी को देखे। हाँ, अभी तो खाना खिलाई है, वही तो। वो मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं आप? सच में वो मेरी भाभी कैसे हो सकती है भला? वो तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। मारे भाई के मेरे माथे पर पसीना चुचुहाया, और वो मामा भी कब के मर चुके हैं। मनोहर बाबू ने दूसरा धमाका किया। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं चीखा। एकदम ठीक है। अचानक पीछे से एक सर्द आवाज गूंजी। मैं पलटा और भय के मारे जड़ हो गया। पीछे मनोहर बाबू के मामा ही खड़े थे।
सर पर चारे का गट्ठर लिए हुए, और उनके ठीक पीछे भाभी खड़ी थी, जोर जोर से हंसते हुए। अंधेरे में उनके बाहर को निकले हुए दांत और मांग में मोटा सिंदूर कुछ अजीब ही लग रहे थे। हाँ, नाले पर मुलाकात हुई तब भी नहीं पहचान पाए। भागो। मनोहर बाबू ने एक बार फिर से मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की ओर दौड़ते चले गए। पीछे से दोनों की सम्मिलित आवाजें गूंज रही थीं। अरे ठहर जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। बस जाते जाते वो बात बताते जाओ ना मनोहर। वही लोग जानना क्या चाहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। मनोहर बाबू ने मुझे चुप कराते हुए कहा। थोड़ी ही देर बाद हम दौड़ते हुए वापस उसी नाले के पास जा पहुंचे थे। पीछे उन दोनों के दौड़ते कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। देखना, ये दोनों जाने ना पाए। हम लोग यही किनारे पर हैं मालिक, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। अब क्या करें मनोहर बाबू, ये सब हो क्या रहा है आखिर? मैंने मरे स्वर में पूछा। कूद जाओ। कहाँ? सामने बरसाती नाले में। और कहाँ? और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं औंधी में नाले में जा गिरा। पीछे मनोहर बाबू उनकी पकड़ में आ चुके थे। जाने कितनी देर तक मैं बेहोश रहा। जब चेतना लौटी तो खुद को एक अस्पताल में पाया। डॉक्टर मेरे बगल के कस्बे वाले ही थे, साथ में घर वाले और मोहल्ले के कुछ लोग भी थे। मैं यहाँ कैसे आ गया? सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम पिछली रात रामपुर वाले बरसाती नाले में के पास क्यों पड़े थे? मैंने पिछली रात की बात जो कि क्यों बता दी। सुनकर सभी अवाक रह गए। बाबूजी की आंखें सोचने की मुद्रा में सिकुड़ी हुई थी। मनोहर, तुम मनोहर के साथ थे पिछली रात, पर ये कैसे संभव है? क्यों? क्या बात है? मनोहर तो 15 दिन पहले ही मर चुका है। अरे, पर कैसे? हार्ट अटैक से। लगा जैसे मेरा सर फट जाएगा। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं घर लौटा। पूरे गांव में चर्चा का केंद्र बना था मैं। लोग मेरे पास आते, तरह तरह के सवाल पूछते, पर क्या जवाब देता मैं? मनोहर बाबू की पत्नी मिली, जा रो रही थी। मुझे छोड़कर चले गए। दिल की 2 बातें भी आखिरी समय में नहीं कहे। मुझे क्या पता था कि आखिरी समय में मुझे छोड़कर जाने के लिए कलकत्ते से गांव आए थे। अब कैसे गुजर होगा मेरे दोनों बच्चों का? मनोहर बाबू के पिता को तो जैसे काट मार गया था। साल भर पहले जाने क्यों नौकरी छोड़कर गांव आया। पता नहीं खेती बाड़ी में कौन सा लाभ दिखा उसे। उनके भाई अब सामान्य हो चले थे। बड़ा अंतर्मुखी था वो, कभी था नहीं लगी उसके मन की। हम लोग तो बाहर कमाते खाते हैं। खेती बाड़ी के अलावा बाबूजी की पेंशन भी थी, कभी एक पैसे का हिसाब भी तो नहीं मांगा उससे। मैंने सबकी बातें चुपचाप सुनी, पर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, अस्पताल वाले डॉक्टर साहब ने जो कुछ बतलाया वो आश्चर्यजनक था। 2 साल पहले मनोहर को सीने में दर्द की शिकायत थी। मैंने उसे बड़े शहर में बाईपास सर्जरी की सलाह दी थी। उसके बाद वो वापस कलकत्ता चला गया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद गांव आकर रहने लगा। फिर मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। मैंने सोचा था कि वहाँ अपनी सर्जरी कराया होगा, पर नहीं, ये बात उसने घर वालों को भी नहीं बताई थी। बाकी बातें मेरी पत्नी ने बताई। मनोहर बाबू का शरीर दिन पर दिन गलता जा रहा था
पर किसी से कुछ कहते तब ना जाने कौन सी बीमारी पालकर बैठे थे। किसी से कभी कुछ भी नहीं बताया और मरना भी हुआ तो ननिहाल जाकर। एक दिन पहले ही तो वहाँ गए थे। उन बेचारों के माथे भी अप्रश मर दिया। उनके ममेरे भाई भी बाहर रहते हैं, कुछ दिनों के लिए गांव आए थे। शायद ये शलंक उनके माथे लगना था। मैंने तो आपको चिट्ठी भी लिखी थी उनके मरने की, शायद आपको मिली ही नहीं चिट्ठी। हाँ, वो तो मेरे कमरे में ही पड़ी रह गई, देना पड़ेगी। मनोहर बाबू मुझे क्या बताना चाह रहे थे आज तक समझ नहीं पाया। और जब उनको दिल की बीमारी थी तो उसका ही ढंग से इलाज क्यों नहीं करवाए? क्या संकोचवश पैसे के लिए मुंह नहीं खोल पाए घर में? उनको अपनी मृत्यु का आभास था, शायद इसीलिए घर चले आए थे बीवी बच्चों के पास। हो सकता है खेती बाड़ी की आमदनी और बाबूजी की पेंशन को लेकर किसी ने कुछ कटाक्ष किया हो और बात उनके दिल को लग गई। मौन रहकर मृत्यु का वरण कर लिया उन्होंने। वास्तव में क्या हुआ होगा, उनके जाने के बाद वो बुद्धि अनसुलझी ही रह गई। समाप्त। आशा और विश्वास है कि आपको मेरी कहानी स्टोरी वीडियो अनसुलझी गुत्थी पसंद आई होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए न सर जी। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।